तीव्रता। हिंदी मीडियम में भी कोई बच्चे हैं क्या यहाँ पे? अंकित हिंदी मीडियम है क्या बेटा? पिंटू का हिंदी मीडियम है? यस पिंटू, चलो ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सल लाइन, यानी कि डाइपोल आ जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर और अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी होती है। नेक्स्ट टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, उस विद्युत द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, बल के कारण वो जो घूमने लगता है, उसका कैलकुलेशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया क्या करने जा रहे हैं बेटा? तो वो हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ 5G है सर, हिंदी है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अंकित हिंदी में भी आपका होगा। फिलहाल यहाँ हम लोग सारे डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो बता देना मेरे को, व्हाट्सएप ग्रुप अलाउ कर दिया गया सबके लिए। चलो स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट किया जाए बच्चे, है ना बेटा? तो स्टार्ट किया जाए। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, एकल बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। आई थिंक मैंने डेरिवेशन के अंदर में सबसे पहले कुलम्स लॉ नहीं लिया, कुलाम का नियम हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो कोई डेरिवेशन नहीं है बच्चे, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, जो कि आप लोगों को पता है कि दो चार्ज हो Q1 और Q2, और अगर ये r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, तो ऐसे में इनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, चाहे वो इंटरैक्शन जब बोलता हूं मैं, समझ लीजिए आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों ही बोलो, ठीक है। तो वो फोर्सेस जो होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ ये जो फोर्स हो गए वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए एक साथ, तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर के आता है ये, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और इस K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन स्पेस, फ्री स्पेस, एयर और मीडियम में नहीं, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है बेटा। आई थिंक सब बच्चे जानते होंगे, आई थिंक सब बच्चे जानते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला सब बच्चे प्राय जानते होंगे कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी ये तो कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट तो सब जगह आने हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। भाई इसका खेला होता है, यानी दो चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के बीच का दूरी R है, R का स्क्वायर, इसका खेला है, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, तो डेफिनेशन इसका कि द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by, बस एक डेफिनेशन लिखूंगा, ज्यादा नहीं, यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉइंट चार्ज, कोई भी बोल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं। द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by यूनिट टेस्ट चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट राइट स्टूडेंट्स। तो हिंदी में बोले तो एक बिंदु आवेश के कारण, आराम से समय देके पढ़ना है, कोई भी हड़बड़ी की बात नहीं है। एक बिंदु आवेश के कारण अनुभव किया गया विद्युत बल
विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो एकल बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा, तो मैंने एक एकल बिंदु आवेश ले लिया प्लस क्यू चार्ज। तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा। क्या बनाता बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया और यहां पर एक क्यू नॉट आवेश रखा। क्या रखा यहां पे? क्यू नॉट आवेश। तो ऐसे में बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये पी पॉइंट पर जो रखा चार्ज है, इस क्यू के कारण रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होगा और ये इस पर फोर्स लगा देगा आउटसाइड डायरेक्शन में, बाहर की ओर। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? F बाय में क्यू नॉट। तो ये डेफिनेशन से आया। कहां से आया बेटा? डेफिनेशन से आया। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सिंपली कह सकते हो। अब फोर्स का मान कितना है बेटा? फोर्स हम लोग कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स हम लोग कूलम्ब के नियम से देख चुके, उतना है। तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स का मान हम लोग यहां पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज प्लस क्यू चार्ज इंटू Q1 हो गया मेरा Q, Q2 हो गया मेरा Q नॉट और डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक R, यानी R का स्क्वायर, और नीचे भी Q नॉट है। ये तो मैंने फोर्स का मान रखा, इसका मान रखा फोर्स का मान। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? Q नॉट। तो देखोगे कि ये चार्ज जो फोर्स को अनुभव कर रहा है और ये फोर्स वाला जो चार्ज है, फोर्स में दोनों ही चार्ज होते हैं, तो एक चार्ज कैंसिल आउट हो गया। जैसे चार्ज कैंसिल आउट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस चार्ज के कारण निकालना है वो चार्ज रह गया, इस चार्ज से जितनी दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो ये होते हैं फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका डायरेक्शन भी चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर, आउटवर्ड होता है बाहर की ओर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? हमेशा बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है सबको। हाँ बोलो, समझ में आया? पहला डेरिवेशन सबको समझ में आया? एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन आपका पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन चल रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं। इससे पहले अभी जो हम लोग डेरिवेशन प्रूव किए वो सिंगल पॉइंट चार्ज था, एकल पॉइंट चार्ज था। अब डायपोल में 2 पॉइंट चार्ज आते हैं बच्चे। कितने आते हैं? 2 पॉइंट चार्ज आते हैं। ठीक है, तो 2 बिंदु आवेश को हम लोग डायपोल बोलते हैं। सबसे पहले तो समझ लो डायपोल क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप एक माइनस क्यू चार्ज लेते हो और इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा चार्ज ले लेते हो प्लस क्यू चार्ज, तो जब इसे सेंटर से L लेंथ पर, इधर भी सेंटर से L लेंथ पर A पॉइंट और B पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज मैं रख देता हूं, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बन जाता है बच्चे? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मतलब 2 पोल, द्विध्रुव, 2 ध्रुव। तो 2 आवेश को कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर सेपरेट कर देना। इफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये कंडीशन है, आर सेपरेटेड एट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। अब इस डायपोल के 2 फील्ड होते हैं, 2 लाइंस होते हैं। एक होते हैं एक्सियल लाइन, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या होते हैं एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन मतलब क्या हुआ कि दोनों ही चार्ज का सेंटर और डायपोल का सेंटर को ओ से नोट करते हैं, से होकर के जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसे एक्सियल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको एक्सियल लाइन कहते हैं बेटा, याद रखना। दोनों ही चार्ज का सेंटर और उन दोनों के सेंटर से होकर गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन को एक्सियल लाइन कहा जाता है।
साथ ही साथ अगर इस एक्सियल लाइन को आप ड्रॉ कर दिए हो तो इस सेंटर से होकर गुजरने वाली 90 डिग्री पर जो लाइन पास होगी उस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। तो ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है जो कि 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। बात समझ में आया? तो यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उस इंटेंसिटी को आपको फाइंड करके हमें बताना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो सेंटर पॉइंट O है, तो सेंटर पॉइंट O पॉइंट पर यहां पर क्या हुआ ना कि एक डाइपोल का मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल का मोमेंट होता है P वेक्टर, जो कि -q से +q की ओर होता है। उसका डायरेक्शन ऑलवेज होता है -q से +q की ओर। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा भी यहां पे, थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ, बहुत सिंपल है ये लिखना भी, ऑफ डाइपोल लेंथ 2L एंड डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ड्यू टू which we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली आप E वेक्टर लिख सकते हैं एट पॉइंट P एट डिस्टेंस, एक तो ले लेते हैं हम लोग, है ना, एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, माना 2L लंबाई तथा P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, एक तरह का विद्युत द्विध्रुव है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर E वेक्टर ज्ञात करनी है, जो कि अक्ष रेखा पर है। बस इतना ही लिख दोगे चलेगा, ज्ञात करनी है। चलो फाइंड करेंगे हम लोग, है ना बच्चे, फाइंड करते हैं हम लोग। तो देखो E वेक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो -q और +q, P वेक्टर का ये जो एक्सेल लाइन बढ़ाया गया है +q से इधर या -q से उधर, या तो आप यहां पर कोई पॉइंट लो या तो उस साइड लो। मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा +q के तरफ ये पॉइंट ले, ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। एक तो P पॉइंट ले लिए हम, -q के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, वो E1 होगा और ये अट्रैक्ट करेगा चूंकि ये -q होगा। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर आप या तो Q0 टेस्ट चार्ज रख सकते हो ताकि अट्रैक्शन और रिपल्सन आप पता कर सको। -q चार्ज इस Q0 को अट्रैक्ट कर लेगा टेस्ट करने के लिए, इसका नाम है टेस्ट चार्ज, पॉकेट में रहता है, उठा करके उस पॉइंट पर रख दो, पता चल जाएगा इसका बिहेवियर कैसा है। और ऐसे आप लोगों को पता है कि अगर -q चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर होते हैं, पता है ना, और +q चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो -q चार्ज इस P पॉइंट को पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की ओर लगाता होगा, है ना, और वो E1 है, और वो E1 को मैं फाइंड कर ही लेता हूं एंड देन बाद में मैं आगे चलूंगा। ठीक है, मैं उस E1 को निकाल ही लेता हूं। तो E1 इज इक्वल टू, या तो फिर आप सबसे पहले लिखो E वेक्टर ड्यू टू -q चार्ज, इतना इंग्लिश आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड आप जानते हो जब आप एक -q से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो उस समय समझ लीजिए आप कि एक पॉइंट चार्ज है और ये डिस्टेंस है।
तो सेंटर से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस है कितना, वो डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया है आर। क्या माने हैं, आर। तो हमारा यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये टोटल आर है, ये आर है, ये एल है। तो आई थिंक आपको पता होगा ये आर प्लस एल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, आसान पड़ेगा। ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप। क्या होता है, माइनस आई कैप। तो यहां पर माइनस आई कैप ले लेता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, ई वेक्टर अब निकालने जा रहा हूं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बहुत सिंपल में बताएंगे, बहुत सिंपल आज बताएंगे भाई। प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में ले लेता हूं, इसको मैं कह देता हूं E2 वेक्टर। क्या कह देता है बेटा, E2 वेक्टर। क्योंकि प्लस से आउटवर्ड होता है, अभी बताया मैंने, प्लस से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाने आना चाहिए आपको, ये जरूरी है। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस क्यू से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ये टोटल आर है, ये एल है, तो ये पार्ट निकालना है, तो आर में से एल को घटा देंगे, तो ये मेरा मिल जाएगा आर माइनस एल। ओके ना। तो ऐसे में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ले लेते प्लस क्यू चार्ज कारण, और इसका क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वही डाला मैंने, डिस्टेंस ले लिया प्लस क्यू चार्ज से, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप, ठीक है। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देना है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। इनेट निकालना, जिसको हम लोग ई एक्सियल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ई एक्सियल, ठीक है। इनेट निकालेंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ई एक्सियल कहेंगे। तो ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर एंड प्लस क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू, E1 का मान बोलो क्या है, तो E1 है माइनस में, कोई बात नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई में आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, और E2 है आपका प्लस में, चूंकि आई कैप ले लिए इसलिए मैंने एंगल नहीं लिया, आई कैप से ही बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी आई कैप हो गया। और तो और क्या कर सकते हैं बेटा, ई एक्सएल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, आई कैप कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, आई कैप बाद में लिख दूंगा मैं। तो क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया -1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया +1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। 1 बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड -1 बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये हो गया हमारा आई कैप। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करें, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम लोग। तो ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन था आ गया, और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एलसीएम में इंटू कर देंगे, लेकिन इसका भी डबल है होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, तो दोनों को 2 बार इंटू करना पड़ेगा, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। और आप देख सकते हो ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला उधर, प्लस वाला इधर, माइनस वाला उधर, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस था ना, देख लो माइनस है बीच में, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर उस साइड। तो ऐसे में ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab 4rl। मैं लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोल के लिखोगे, इसको खोल के लिखोगे एक्सपेंड करके, तो आएगा 4ab। ओके, और ये आई कैप सब में चलेगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको आंसर आएगा, along the direction of dipole moment। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, 4rl को देखना, ये 1/4πε0 रहने देते हैं, ये q और ये 4 है, इसको दो पार्ट में बांट देते, 2 गुना 2, तो 2l के साथ एगो भेज दिए और एगो 2r के साथ भेज दिए, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप लोग पढ़े होंगे बेटा, क्या पढ़े होंगे कि q इंटू 2l, ठीक है, ये जो q इंटू 12 है, ये जो पार्ट है q इंटू 12, ये होता है आपका जाकर के डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। और चूंकि आई कैप अगर मिलाओगे तो p वेक्टर बन जाएगा बाद में, p इंटू 2r और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E एक्सियल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देख लो, पॉजिटिव आई एक्सिस में ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और E2 में से E1 जो है आपका रिजल्टेंट आया वो भी प्लस E एक्सियल प्लस आई कैप में है, यानी कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 2r इंटू पी वैक्टर अपॉन r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इंटू होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको बने रहना है बेटा, हाँ इधर जाएगा नहीं कोई, सबको बढ़िया से समझना है, मजा आएगा। ये इसकी जो एडवांटेज है ना, आपको बाद में समझ में आने वाली है। कुछ बच्चों को एडवांटेज समझ में नहीं आ रहा है इस कोर्स का, लेकिन इसकी एडवांटेज आपको बाद में समझ में आएगी कि क्या फायदा हो रहा है, ये ध्यान से जो आप लोग देख रहे हो। इसलिए समय को यूटिलाइज करना, कोर्स बाय करते हो तो बैठ के पढ़ना भी बढ़िया से। हमारा यही मोटो है कि आप सब अच्छे से पढ़ें, नाइट में भी आपको टाइम दे रहे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो तो पूछना। तो ये हो गया। अब यहां पर आप केस दे सकते हो, केस 1, ठीक है, क्या दे सकते हो कि इफ r इज मच मोर ग्रेटर देन l, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर उस समय r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, l हो जाएगा नगण्य, l हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो r माइनस एल स्क्वायर की जगह में r स्क्वायर लेंगे तो E एक्सियल का मान आ जाएगा 1/4πε0 2 इंटू r p वेक्टर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया, और r स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पर एक तो बच जाएगा। यही काम करता हूं मैं, ये ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं r का पावर 4 कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? 4, समझ जाओगे ना। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर यहीं पर होल स्क्वायर कर देते और यहीं पर होल स्क्वायर कर देते हैं, और इक्वल टू आर का पावर 4। तो एक टू आर पार हो जाएगा, आर आर पार, यहां पे 3 टू आर बचेंगे, यानी कि ई एक्सियल का जो वैल्यू है 1/4πε0 2p वेक्टर बटे में r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? आया सबको समझ में? ये स्पेशल केस वाला है, जब r की वैल्यू बहुत बड़ा होगी और l एकदम नगण्य होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब r की वैल्यू और l की वैल्यू कंपेरेबल हो, एक दूसरे के तुलनात्मक हो, उस समय आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, यही यूज करोगे। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर में दिया, r का मान सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, जैसे कि पीछे वाले डायग्राम में देखिए आप, r का मान सेंटीमीटर में है, l लेंथ आपका मिलीमीटर में है, तो आपको डायरेक्ट केस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। बात समझ में आया सबको? बात समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नहीं है? चलो एक बार कमेंट्स में कर दो कि सब हो ना।
ऐसे सब है, मुझे दिख रहा है जितने बच्चे हैं टोटल हैं अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट की ओर चला जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसका भी शॉर्ट में बताएंगे हम लोग। ठीक है, चलेंगे शॉर्ट में। नो रिजल्टेंट वगैरह कोई फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम रिजल्टेंट निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे डाइपोल ले लेता हूं। तो डाइपोल के लिए मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इस बार प्लस क्यू को इधर रखता हूं, और एक मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा। ठीक है बेटा, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये एल लेंथ है और ये भी एल लेंथ है। ये ए पॉइंट पर प्लस क्यू है और बी पॉइंट पर माइनस क्यू है। अब यहां पे मैं एक इक्वेटोरियल लाइन ले रहा हूं। ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन लिया, ऊपर ही रखो भाई, या रख दे, नीचे ही रखते, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन लिया। आप चाहे तो नीचे ना भी दिखाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर नहीं भी दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऊपर ही दिखा दो या नीचे दिखा दो, जहां मैंने एक जगह दिखा दो। तो ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर बेटा, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, वहां पे मैं चाहता हूं प्लस क्यू चार्ज जो फील्ड इंटेंसिटी लगाता हो, माइनस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाता हो, उनका रिजल्टेंट निकाल दो। उनका क्या निकाल दो, रिजल्टेंट। वेरी गुड बेटा, ठीक है, चलो सबका सही चल रहा है। उसका रिजल्टेंट निकाल लो। उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करो, आप इसको ज्वाइन कर दो। सस्ता है, मैं जान रहा हूं, ये वाला आप लोग कई बार कर चुके होंगे। और इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। सबसे पहला काम सेंटर से, हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उसको चार्ज से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ज्वाइन करोगे तो ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एल है, ये आर है, तो ये वाला आपको रूट अंडर, आपको पता चल जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसका वैल्यू भी सेम ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, जरूरी नहीं बोल सकते आप, बायलेटरल है, दो साइड इक्वल होंगे, ये कह सकते हैं आप। दो साइड क्या है बेटा, इक्वल है, पीए और पीबी ये दोनों इक्वल है। अब ऐसे में अगर मैंने बताया था ना आपको कि आप क्या करोगे कि प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, पहले अलग इंडिविजुअल फोर्स, फिर माइनस क्यू के कारण निकालोगे, एंड देन उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लोगे। तो प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसको मैं कहता हूं इवन वेक्टर। क्या कहता हूं बेटा, इवन वेक्टर। माइनस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मैं उसको कहता हूं E2 वेक्टर। क्या कहता हूं बेटा, E2 वेक्टर। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्ज देख रहे हैं आप, डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। एक के कारण जो इंटेंसिटी होगा, दूसरे के कारण जो इंटेंसिटी होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इंटेंसिटी भी सेम होने वाला भैया। मानते हो कि नहीं मानते हो, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि यहां पर E1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आने वाले हैं। उसको आप E कंसिडर कर सकते हो। क्या लिख सकते हो उसको, आप उसको E लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो उसको, E लिख सकते हो। तो इनके बीच का एंगल यहां पर कितना हो जा रहा है बेटा, थीटा होगा। मुझे नहीं पता कितना एंगल होगा, जितना भी एंगल हो सके थीटा हो जाएगा, मान लेते हैं उसको, कोई एक्यूरेट एंगल नहीं है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ ये बात फिक्स है, यहां जितना एंगल होगा यहां भी उतना ही एंगल होगा। तो E1 और E2 का अगर रिजल्टेंट निकालोगे, ई इक्वेटोरियल जिसको बोलेंगे हम लोग, वो चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो दो सेम मैग्नीट्यूड वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो हमेशा बीचों बीच होता है। हमेशा क्या होता है, बीचों बीच। यानी कि डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर यहां थीटा एंगल बन रहा है, ये लाइन अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम थीटा होगा, राइट। उसी तरह से E2 इक्वेटोरियल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा। यानी टोटल कितना एंगल हो गया बताओ, टोटल कितना एंगल हो गया, थीटा प्लस थीटा,
2 थीटा एंगल हो गया। कितना हो गया? 2 थीटा। तो ऐसे में E1 को ना कंपोनेंट में तोड़ दो बेटा, ठीक है, ये ठीक है, रहने दो इसको। E1 को और E2 को कंपोनेंट में तोड़ दो, क्योंकि इस तरफ हमको रिजल्टेंट मिलेगा। तो E1 एक तिरछा फोर्स है, इस पॉइंट पर यहां से बड़ा करके मैं दिखा देता हूं जूम करके। ये E1 है बेटा, और ये रहा E2, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि यहां भी थीटा बन रहा है, यहां भी थीटा बन रहा है। तो E1 का ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा हो जाएगा, E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि E1 को तोड़ोगे एक वेक्टर को, E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, राइट। E2 का तोड़ोगे E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो ये सिनेरियो यहां होने वाले हैं। तो E2 sin थीटा, E2 sin थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि E1 E2 सेम है, मैग्नीट्यूड E है, यानी E sin थीटा बोलो, E sin थीटा बोलो, इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल कर देगा। इनका इंटेंसिटी E1 cos, E2 cos, ये दोनों का इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम हुआ, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बड़ा ही सस्ता है, एकदम सस्ता बता रहे हैं आपको, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, और इसका मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता, फुल गारंटी। तो E1 का ये वाला कंपोनेंट आप कह दो E1 cos थीटा, E2 का ये वाला कंपोनेंट आप कह दो E2 cos थीटा। तो हम, मेरा रिजल्टेंट EQ उधर ही है, तो हेयर एकदम बेहिचक लिखो कि E इक्विटोरियल जो हो जाएगा बेटा मेरा, वो 2, या आप डायरेक्ट बोल दो, ऐसे सम कर दो, एक बार एक लाइन बढ़ा दो, क्या जाता है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है, मॉड में। तो E इक्विटोरियल जो कि जस्ट डायपोल मोमेंट के अपोजिट है, तो वो हो जाएगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्योंकि E1 भी E है, E2 भी क्या है? E है। अच्छा, इस E का वैल्यू यहीं पर आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप जान ही रहे हो एक चार्ज के कारण कितना होता है मैग्नीट्यूड में, अगर बात किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओनली मैग्नीट्यूड निकाले, ओनली क्या निकाले? मैग्नीट्यूड। तो वो हो जाएगा Q बटे में डिस्टेंस रूट अंडर R प्लस L का होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ सीधे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो डायरेक्ट ये इंटेंसिटी आ गया, चाहे इसके कारण E1 हो, चाहे इसके कारण E2 है, इस साइड इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो E cos थीटा हो गया, और बड़ा ही सस्ता E इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग निकाल लेंगे। E cos थीटा यानी कि 2E cos थीटा, एंड 2 E की जो वैल्यू अभी आई है, उठा करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। E की जो वैल्यू अभी आई है, एकदम इसको उठा करके मैं एकदम यहाँ प्यार से रख देता हूँ, ठीक है ना, एंड cos थीटा आ जाएगा बच्चा, cos थीटा। आप चाहो तो इस cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लो, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करके रख दो। यहाँ पे मैंने 2 को 2 रखा, E का जो मैग्नीट्यूड है मेरा वो रखा, cos थीटा, कोई भी ट्रायंगल में चले जाओ, ये POB ट्रायंगल में भी चले जाओ, ये थीटा निकालना है या फिर ये थीटा निकालना है। ये थीटा निकालने के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, cos थीटा चाहिए मुझे, तो परपेंडिकुलर cos थीटा निकालने के लिए बेस बाय में हाइपोटेनस करेंगे, यानी कि OB बाय में PB हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? OB अब बटे में B बाय में H होता है, तो PB हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? तो 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 इंटू OB कितना बेटा? O से लेकर के B का लेंथ कितना है? L लेंथ है, आप देख सकते हो, इसको मैं नीचे कर देता हूं, L लेंथ है, ये भी L लेंथ है। तो O से B तक का लेंथ L है, तो OB मेरा L लेंथ हो गया, और PB मेरा क्या हो गया? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक तो पहले यहां पर ये है, इसको मैं पहले लिख दूं, प्यार से लिख दिया, PB रूट में है, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और रूट के बदले में हाफ तो दे ही सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया बेटा फॉर्मूला E इक्विटोरियल का? कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया, कोई रिजल्ट नहीं, बड़ा ही सस्ता आ गया। Q इंटू 12 P हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, और उसका वहां हाफ, तो 1 प्लस हाफ यानी कि 1.5, 1 प्लस हाफ यानी कि 1.5, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये आपको आंसर आ गया बेटा, ये आपको E इक्विटोरियल आ गया। और ये E इक्विटोरियल जो आया है
इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, यानी ई वेक्टर इक्वेटोरियल में जो होता है इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। याद रखना हमेशा, ऑलवेज ये बात दिमाग में रखना कि एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन सेम होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। समझ में आया सबको बेटा? कोई प्रॉब्लम? चलो कमेंट्स कर दो चलते चलते तुम लोग। बड़ा एकदम एक बोर्ड में समझ रहा है, 4 लाइन में काम खत्म है, 3 3 6 7 2 8 लाइन, 6 7 लाइन में खत्म है खेल। बस यही करना है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालें, वही दूसरे के कारण बराबर होगा, कंपोनेंट में तोड़ देना वेक्टर फॉर्म, रिजल्टेंट ही निकला है, लेकिन E1 का E1 cos थीटा, E2 का भी E2 cos थीटा, तोड़े सम कर दिए आंसर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना? तो आगे कहाँ है भाई? हाँ आ गया। तो और कौन था? डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सस्ता बताऊंगा मैं, एकदम सस्ता बताऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर जब बलाव गुण लगता है वो निकालने वाले हैं। आओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। पहले क्या बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आजा भैया आजा आजा, अगेन आजा, अगेन आजा। बस काफी है, काफी है अपना काम भाई। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबके बीच में जो गैप होता है वो इक्वल इक्वल दिखा देना है, बस एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने यहां पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, और दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द डाइपोल, ठीक है? जहां ये ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट पर मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल को रख दिया भाई, डाइपोल यानी मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। और डाइपोल का जो लेंथ है ए से बी तक वो 12 है दरअसल। क्या बेटा? 12 है, 12 लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही डाइपोल को रखा गया तो भाई समझ लो इधर प्लस प्लेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनते कैसे? इधर समझ लेना माइनस प्लेट होगा, ठीक है? तो प्लस प्लेट माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? F माइनस बोल सकते हैं आप, अट्रैक्टिव लगेगा। और प्लस क्यू प्लेट प्लस क्यू को रिपेल करेगा, धकेलेगा। साथ ही साथ माइनस के बगल में है तो बोल सकते हैं माइनस अट्रैक्ट करेगा, माइनस इसको अट्रैक्शन कर लेगा, यानी F इस डायरेक्शन में प्लस क्यू के कारण, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, यहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो उसको आप बोल सकते हो माइनस क्यू इंटू ई। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है मैंने बता रखा है ई वेक्टर है, तो फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। उसी तरह से फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज पर बात करा जाए अगर, तो वही सेम फोर्स होगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू ई, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू ई। ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक इधर है दूसरा उधर है, तो ऐसे में ये दोनों ही फोर्सेस एक कपल ऑफ फोर्सेस बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल तब होता जब एक फोर्स इधर लग रहा होता और इधर लग रहा होता, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होते, तब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यानी कि उसका लाइन ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं, सेम होना चाहिए, एक ही लाइन पर होना चाहिए, इधर लगे फोर्स इधर लगे, तब ये कैंसिल करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, ये फोर्सेस एक दूसरे के लिए कपल ऑफ फोर्सेस बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हमारा स्टाइलस है, इस पे हम लोग जो है फोर्स इधर लगा रहे हैं, इस पर कोई फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स?
घूमने लगेगा, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि इसको बोलते हैं पेयर ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जो कि आपको निकालना है, जो कि आपको क्या करना है बच्चे, निकालना है। तो मैं लिखूंगा दीज टू फोर्सेस forms a couples of force and tends to rotate the dipole, हिंदी में लिख लेना, यह दोनों बल एक बल युग्म की तरह व्यवहार करता है, बल युग्म के भांति व्यवहार करता है, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चे, रिपीट करके देख लेना और लिख लेना, ठीक है, ताकि समय बचेगा। ओके, हाँ, तो इसके बाद जो है ये जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ यहाँ पे, तो दैट इज हम लोग टॉर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि जब बलयुग्म लग रहा हो तो दोनों में से कोई एक फोर्स लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वेक्टर प्रोडक्ट ही होता है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हालांकि अभी नहीं पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना होगा, मैं यहाँ पे अभी लिख ही देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितना है हम लोग फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये डायपोल जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते हैं थीटा डी एंगल पर है, क्योंकि ये जो डायपोल है, डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, वो माइनस से प्लस क्यू की ओर है, और ये यहाँ एंगल थीटा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट पर मिला जाकर के, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक पॉइंट पर बेटा मिला जाकर के। तो जिस भी पॉइंट पर मिला उस पॉइंट को मीटिंग पॉइंट हम लोग कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं उसको? मीटिंग पॉइंट कह लेते हैं। तो यहां अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो ये देख रहा है 12 है, ये क्या है? ए से बी तक का जो लेंथ है वो डायपोल का लेंथ है, जो कि L + L 12 होता है। तो 12 का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 12 cos थीटा, बोल दो हाँ। 12 का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? 12 cos थीटा। और 12 का ये वाला परपेंडिकुलर वाला पार्ट, जो कि ये एंगल यहां बन रहा है बेटा, तो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे 2L sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? BM हो गया। ABM में ट्रायंगल में से ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है ABM, इस ट्रायंगल में एंगल ये है, थीटा एंगल पर डायपोल को रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर डायपोल को रखा गया है, तो परपेंडिकुलर हो गया BM। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू हो जाएगा क्या बेटा? BM। तो F वेक्टर क्रॉस BM, BM क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2L वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन ही एक तरह का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, 2L वेक्टर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है, क्योंकि टाउ भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो F 12 साइन थीटा, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? Q इंटू ई वेक्टर इंटू 12 साइन थीटा, आप यहीं पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो Q इंटू 12 बना देगा P, यानी P ई साइन थीटा, और P ई साइन थीटा ये भी एक फॉर्मूला है, कई बार इस्तेमाल होगा बेटा। और तो और टाउ बराबर, इसको टाउ पाते हैं, क्या पाते हैं इसको बेटा? टाउ, टॉर्क, ठीक है, टाउ ऐसे करके ऐसे कर देते हैं टाउ, ठीक है। तो टाउ बराबर P साइन थीटा को P क्रॉस E भी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सिंपल सा आपका जाकर के टॉर्क था, टॉर्क ऑन द डायपोल, एकदम आसान सा। फोर्स लग रहे हैं भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, टॉर्क निकल गया। बताइए कोई कष्ट है? सर PDF सेंड कर दीजिएगा। ओके बेटा, PDF सेंड